बहुपद एक ऐसा चैप्टर है जो सरल का सरल है और जिसको थोड़ा बहुत भी समझ में आता है मैथ या फिर ये समझो कि मैथ में कमज़ोर है उसको भी समझ में आ जाएगा। ये दूसरा चैप्टर है एनसीईआरटी का और इसमें हम तुम्हारे 10th क्लास की बेसिस पे वो सब कुछ समझ लेंगे जो तुम्हारी परीक्षा के लिए उपयोगी है। चैप्टर 2 है बहुपद। सबसे पहले हम बहुपद के बारे में ही समझेंगे। बहुपद उस संख्या को बहुपद कहते हैं जिसमें चर और अचर दोनों हों। अकेला चर है तो बहुपद नहीं कहलाएगा, अकेला अचर है तो बहुपद नहीं कहलाएगा। अब मैं यहाँ पर एक उदाहरण ले लेता हूँ। मैं 2x + 3 2x + 3 ये भी यहाँ पर बहुपद है। मैं लिख दूँ यहाँ 2x वर्ग कह लो या स्क्वायर + 3 ये भी बहुपद है। मैं लिख दूँ 2x की घात 4 + 3 ये भी बहुपद है। 4 घात भी होती जाती हैं, बढ़ते जाते हैं। अगर बहुपदों को 3 भागों में बांटा गया है, 4 घात वाले भी आते हैं वो, लेकिन इस चैप्टर में हम ओनली इतना ही पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे इसमें ये 2 है, इसको बोलेंगे गुणांक, इंग्लिश में मल्टीपल, इसको हम गुणांक कहेंगे। ये जो x है इसको कहेंगे चर। और यहाँ पर जो x है वो ज़रूरी नहीं है कि x ही आए, यहाँ पर x y z a to z कुछ भी आ सकता है, उसको हम चर ही कहेंगे। और जिसके साथ जो क्वेश्चन में जो चर दिया है उसके साथ चर ऐड नहीं है, चर के साथ नहीं दिया, उसको कहते हैं अचर। ये हुआ तुम्हारा अचर। हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही वर्क करता है। अब यहाँ पे इनमें हम थोड़ा इसमें ऐड करेंगे, इसकी चलो पावर 3x क्यू करके यहाँ 2x² + x + 3 बन ऐसे लिख देते, कुछ भी कर लो। यहाँ पर है तो इसमें मैं x ऐड कर दूंगा +3। अब ये प्रॉपर हो गया। अब इसमें ये समीकरण वाला चैप्टर है वो भी बिल्कुल भी ऐसा ही दिखता है। इसके बाद में एक और है, यानी तीसरे को छोड़कर 4th वाला चैप्टर है, वो भी बिल्कुल ऐसा ही दिखता है, लेकिन उसके बराबर में 0 लग जाती हैं। जब तक बहुपद कहलाएगा जब तक उसके बराबर में 0 नहीं है। जब बराबर में 0 रख दूं मैं इनके तो यही समीकरण बन जाएगा। अब ध्यान रखना, जो तुम्हारा समीकरण में क्वेश्चन में x y z दिया रहता है, a to z कुछ भी, उसको हम चर कहेंगे। और जो अलग से संख्या दी रहती है उसको अचर कहेंगे। और जो चर के साथ में दिया है, गुणा में दिया है, उसको हम गुणांक कहेंगे। तो फिलहाल में मैं इसको अभी हटा देता हूं। बहुपद इस चैप्टर में हम रेखिक द्विघात त्रिघात बहुपद के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे ओनली द्विघात बहुपद तक। अब ये त्रिघात बहुपद कब माना जाएगा? जब इसकी अधिकतम घात 3 होगी। इसकी अधिकतम घात 3 होगी जब त्रिघात बहुपद माना जाएगा। घात अधिकतम 4 हो रही है तो वो त्रिघात बहुपद नहीं है। यानी कि सिंगल घात है, चर की घात सिंगल है, 1 है, तो उसको रेखीय बहुपद कहेंगे। घात 2 है तो उसको द्विघात बहुपद कहेंगे। और घात 3 है तो उसको त्रिघात बहुपद कहेंगे। अब इसमें इसकी और भी एग्जांपल लिखें। ऐसे भी लिख सकते हैं 3 + के 2/5 z + 1 ये भी तुम्हारे सब रेखिक बहुपद में आएंगे। द्विघात बहुपद में मैं लिखना चाहूँ y² + y + 1, ये बार तुम्हारा द्विघात बहुपद हुआ। त्रिघात बहुपद में x³ + x² + x + 1 ये त्रिघात बहुपद हुआ, क्योंकि इनकी इसकी पावर कितनी है 1, हाईएस्ट पावर इसकी 1 है, अधिकतम घात, तो ये रेखिक बहुपद हो गया।
इसकी अधिकतम घात 2 है तो ये द्विघात बहुपद हो गया, और इसकी अधिकतम घात 3 है तो ये त्रिघात बहुपद हो गया। ये रही बहुपदों के बारे में सामान्य सी जानकारी। इसके बाद क्वेश्चन आते हैं इनके शून्यक। द्विघात तुम्हारा बहुपद दिया होगा, तो सबसे पहले अब हम अगली बार में फोकस करेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद को समझने के लिए हम कुछ उदाहरण लिखेंगे यहाँ पर। मैं यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लेता हूँ। एक ले लेता हूँ x² + x + 12। एक और एग्जाम्पल लिखूँगा मैं साथ ही, 2x² + x। एग्जाम्पल ऐसा लिखना पड़ेगा जो प्रॉपर हो, तो मैं यहाँ लिखूँगा 3x + 9। अब इनका सामान्य रूप होता है, जो जनरल फॉर्म होती है बहुपद की, वो मानी जाती है ax² + bx + c। ये बहुपद का तुम्हारा सामान्य रूप रहा द्विघात बहुपद का। अगर मैं यहाँ पर समीकरण की बात करूँ तो यहाँ समीकरण में 0 आ जाएगा, तो ये जनरल फॉर्म उसका हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इस बहुपद की मैं बराबर में 0 लिख दूँ तो ये समीकरण बन जाएगा। समीकरण द्विघात समीकरणों को हल करना, द्विघात बहुपदों को हल करना लगभग समान है, एक जैसा ही है बिल्कुल। इसमें हम सबसे पहले गुणनखंड विधि से इसके मूल निकाल लेते हैं। इसके 2 मूल निकलेंगे, अल्फा और बीटा। पहला मूल रहेगा इसका अल्फा, दूसरा मूल रहेगा इसका बीटा। अगर तुम्हारी जो बहुपद है वो त्रिघात बहुपद है तो एक और बढ़ जाता है इसका मूल गामा। तो हम इस चैप्टर में ओनली अल्फा और बीटा तक ही गौर करेंगे, क्योंकि यहाँ तक ही आने वाला है। और इसमें हम सबसे पहले देखेंगे इसका गुणांक कितना है। इसका गुणांक x² का गुणांक हुआ 1, 1 का 12 से गुणा करेंगे तो 1 ही 12 ही आएगा, यानी 12 हम हेल्प के लिए, हिंट के लिए लिख लेते हैं यहाँ पे। बीच में देखो इसका हमें गुणनखंड करना है, यानी कि मल्टीप्लाई करके तुम्हारा 12 आना चाहिए, प्लस माइनस करके तुम्हारा 1 आना चाहिए, क्योंकि इसका गुणांक कितना है 1। ऐसी कोई संख्या सोचो तो मैं यहाँ बताता हूँ 4 3 जा 12, मल्टीप्लाई करके 12 भी आ गया और 4 में से 3 कम करके माइनस करके 1 भी बचा। तो इसको लिखेंगे कैसे, x² 4 - 3x। 4 में से -3 कम किया तो बनी बचेगा 1 का x से मल्टीप्लाई करेंगे x, यानी कि जी हमने लिखा तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है, कोई अंतर नहीं हुआ, वही की वही लिखा है बिल्कुल ऐसे ही। मल्टीप्लाई कर लेंगे x² प्लस का 4 से 4, 4 का x से 4x, प्लस और माइनस माइनस 3 का x से 3x प्लस 12 x²। अब यहाँ पे इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट देखो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है। टोटल में से कॉमन नहीं आएगा क्योंकि इसके पास तुम्हारा चर नहीं है, तो यहाँ से अलग, यहाँ से अलग। x कॉमन लिया तो यहाँ x बचा और इधर बचेगा 4, इधर -3 कॉमन लिया तो x और यहाँ पर बचेगा प्लस 3 4 जा 12। अब यहाँ पे थोड़ा इसमें कंफ्यूज। हाँ, ये थोड़ा प्रॉपर नहीं बन रहा, तो यहाँ चलो माइनस ले लेते हैं, यहाँ माइनस ले लेते हैं तो क्या होगा फिर। अब यहाँ पर x प्लस के 4 बच रहेगा क्योंकि माइनस कॉमन लिया। टोटल में से देखते हैं हम क्या कॉमन आएगा, x प्लस का 4 और x -3। ये मैंने जल्दी में अंदाज से लिखा है इसलिए एग्जैक्ट नहीं था,
नहीं तुम अपना मैथ का कोई भी क्वेश्चन उठा लेना वो एग्जैक्ट ही निकलेगा, उसमें तुम्हारी ये माइनस प्लस का अंतर नहीं आएगा। अब दोनों में अलग अलग जीरो कर लेते हैं, x प्लस 4 के अलग से जीरो और x माइनस 3 के अलग से जीरो। x इक्वल -4 हो गया, x इक्वल 3 हो गया। ये इसके मूल निकल आए, एक निकल आया तुम्हारा -4, एक निकल आया 3। एक को तुम अल्फा कह सकते हो, एक को कह सकते हो बीटा। अब इनके बीच में रिलेशन फाइंड करना होता है हमें। रिलेशन क्या होता है कि जो अल्फा और बीटा हैं इनका अगर हम सम निकालें, यानी अल्फा प्लस बीटा, तो ये होता है c अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा निकालना है तो होता है -b अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा निकालना है, इनका गुणनफल निकालें तो c अपॉन ए होता है। ये फॉर्मूला हमारा जब हम 2.2 सॉल्व करेंगे, प्रश्नावली 2.2 को हम हल करेंगे, जब ये दोनों फॉर्मूले हमारे काम आएंगे। इसको हम बोलेंगे शून्यकों का योगफल -b/a। इसको बोलेंगे शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा होता है c अपॉन ए। अब यहाँ ये तो समझ में आ रहा है कि अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास ही है, इनका मल्टीप्लाई या फिर सम कर देंगे। लेकिन BAC इसकी वैल्यू कहाँ से लाएं? तो इसकी जो जनरल फॉर्म होती है उससे हम इसका कंपेयर कर देते हैं, तुलना कर देते हैं। तो देखो x² हटा, a की जगह पर कितना दिया है यहाँ 1, यानी यहाँ पर मल्टीपल में कुछ नहीं है तो वहाँ पर 1 माना जाता है, तो a की वैल्यू कितना हो गया 1। ऐसे ही हम x हट गया तो b की वैल्यू कितना हो गया, v की वैल्यू भी हो गया 1। ऐसे ही c की वैल्यू, c की इक्वल c, तो c की वैल्यू हो गया -12। ऐसे ही तुम्हारे ABC की वैल्यू निकाली जाती हैं। बिल्कुल यही तरीका तुम्हारा समीकरण में ABC की वैल्यू निकालने का होता है। और इससे ज़्यादा इस चैप्टर में और कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। एक चीज़ बच जाती है हमारी ग्राफ। ग्राफ में यहाँ समझा देता हूँ। मान के चलो ये तुम्हारा ग्राफ है और ये YH, तो यहाँ पर जो तुम्हारा लाइन जितनी बार प्रतिच्छेद करेगी उतने यहाँ पर तुम्हारे यहाँ पर शून्य उसके शून्यक होंगे, यानी कि शून्यकों का योगफल अल्फा बीटा 1 2 3 तीन जगह यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है तो इसके 3 शून्यक हुए। अब यहाँ पे अगर बिल्कुल भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही है तो उसके शून्यक एक भी नहीं होंगे। और जो ये टेढ़ी लाइन सी दिख रही है प्रतिच्छेद करती है, इनको बोलते हैं हम परवलय। और इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, और हाईलाइट ज़्यादा करने से क्या है, जो चैप्टर में दिया है उतना ही काफ़ी होता है।